हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट 24 को। आप पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिए और देखिए कि आप इनमें से जो है कितना को अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न आपके एग्जाम लेवल के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर परिवार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन मिले और आप आसानी से प्रैक्टिस सेट को कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस धातु का आयात संदर्भ निवासियों के लिए महत्वपूर्ण था। तो बताइए कि किस धातु का आयात जो था ये संदर्भ निवासियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा। इतने में आपको यहाँ पर जो है आंसर को आपको यहाँ पर पकड़ना है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है कि आप निम्न से कितना को अटेम्प्ट कर पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि निम्न में से किस वस्तुओं का आयात संदर्भ निवासियों के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये धातु एवं बहुमूल्य पत्थर था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए पर सही है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। हेनसांग ने भारत पर भ्रमण किया था। तो बताइए कि हेनसांग ने भारत कब जो है भ्रमण किया था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है हेनसांग के द्वारा हर्षवर्धन के शासन काल में जो है भारत भ्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट के लिए पर सही हो जाएगा। और ये जो है हेनसांग जो थे ये क्या थे कि नालंदा में 5 वर्ष तक इन्होंने जो है शिक्षक एवं छात्र की जो है भूमिका भी निभाई थी। किसके द्वारा? हेनसांग के द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट के लिए पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, सुंग वंश की स्थापना 150 ईस्वी पूर्व में किसने की थी। तो बताइए सुंग वंश की स्थापना जो है ये 150 ईस्वी पूर्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुष्यमित्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए सही हो जाएगा। और ये जो है सुंग वंश जो है, सुंग वंश की राजधानी जो है ये विदिया को बनाया गया था। कहाँ पर? ये विदिया को बनाया गया था, सुंग वंश की राजधानी बनाया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ता है। 4 नंबर, यहाँ पर आपको बताना निम्न में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो बताइए कि किस मुगल शासक का जो मकबरा है ये भारत में नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए किसका नहीं है। तो ये जहांगीर का जो है भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही होगा। वही अगर हम औरंगजेब की बात करें कि औरंगजेब की जो मकबरा है ये कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पर है ये? तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है, तो ये औरंगाबाद में है। जो औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है? ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो कि भारत में नहीं है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करें कि हुमायूं को जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं की मकबरा की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, और अकबर की अगर मकबरा की बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका सिकंदरा में है। कहाँ पर? ये आपका सिकंदरा में है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है कि निम्नलिखित मुगल शासकों का मकबरा कौन से जो है भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है जहांगीर का मकबरा जो है ये कहाँ पर? ये भारत में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारत के स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी। ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो प्रथम जो लड़ाई लड़ा गया था ये कहाँ पर लड़ाया गया था। तो ये मेरठ में लड़ा गया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ स्वतंत्रता की लड़ाई। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता की पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी ये कहाँ पर हुआ था? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, स्वतंत्रता के बाद नहीं, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो थी ये कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ में लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी? अगर आपसे यहाँ पर डेट पूछा जाए कि ये कब लड़ी गई थी स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, तो 1857 में। कब लड़ी गई थी? 10 मई 1857 को मेरठ में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बताइए कि भारत के साथ जो व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे ये कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली जो है भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे, जो समुद्री मार्ग के द्वारा जो है भारत पर आए थे। और ये सर्वप्रथम जो है कब आए थे? तो ये जो है ये कब आए थे? तो ये जो है 17 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे? 17 मई 1498 को ये वास्को डी गामा जो है भारत केरल आए थे, जो कि जेमेरिन के दरबार में आए थे। कहाँ पर आए थे? जेमेरिन के दरबार में आए थे। और पुर्तगाल का जो है प्रथम जो कारखाना है ये कोचीन में खोला गया था। कहाँ पर? पुर्तगाल का जो प्रथम कारखाना है ये कहाँ पर खोला गया था? तो ये जो है कोचीन में खोला गया था। ठीक है, ये जो है कहाँ पर खोला गया था? कोचीन में खोला गया था। कब खोला गया था? तो ये 1502 ईस्वी में जो है कोचीन में खोला गया था। और अगर हम बात करें कि अंग्रेज भारत कब आए थे, तो अंग्रेज जो आए थे ये 1608 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। इतने फैक्टों को यहाँ से याद रखना है। और साथ में भारत के जो व्यापार करने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे ये कौन थे? ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट हो जाएगा। और भारत की जो खोज किया गया था ये वास्को डी गामा के द्वारा 1498 में किया गया था, जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने केरल के बारे में चर्चा किया कि जो है यहाँ पर कहाँ पर आए थे, तो ये जो है केरल में केरल आए थे। और केरल में जो है कहाँ पर आए थे, तो ये जो है जेमेरिन के दरबार में। और केरल को जो कहा जाता है ये मसालों का शहर कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि केरल को जो है मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, यहाँ पर आपको बताना 1857 में लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए कि 1857 में लखनऊ में जो विद्रोह किया था ये किसके द्वारा लखनऊ में विद्रोह किया गया था। तो ये बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 में लखनऊ में विद्रोह किया गया था। जो लखनऊ जो है ये क्या है कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन
नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया। और ये बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल, इसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से? महक परी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बेगम हजरत महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो महक परी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? बताइए कि महाराष्ट्र में जो प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसान सभा संगठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? बताइए कि बिहार में किसान सभा की औपचारिक जो संगठन की जो गठन की जो औपचारिक घोषणा हुई थी ये कब हुई थी, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है 4 मार्च 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1928 को बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 स्पष्ट के लिए यहाँ पर हो जाएगा। और वही अगर हम बात करें कि अखिल भारतीय किसान सभा बैठक जो है ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और इसकी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था? क्योंकि ये जो अखिल भारतीय किसान सभा बैठक जो 1936 में हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो ये स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जो भारत का सबसे बड़ा किसान नेता थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 के यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में यहाँ पर आपको बताना 1357 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1357 के जो विद्रोह हुए थे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये आप यहाँ पर बता दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पमस्टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पमस्टर्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर राइट हो जाएगा कि पमस्टर्न जो है ये क्या थे कि 1357 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट पंस आगे बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? बताइए कि कानपुर में 1857 की जो क्रांति हुआ था उस समय वहां का नेता कौन था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा नाना साहिब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि नाना साहिब जो थे कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता थे। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। नेहरू राष्ट्रभक्त हूँ, नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि यहाँ पर है तो नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह कथन किसका है? बताइए कि नेहरू जो है क्या है? राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, यह कथन किसका है? ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये जो है मौलाना आजाद का कलाम, ये जो कथन था किन था? मौलाना आजाद का जो ये कथन था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन थे? मौलाना आजाद का जो है यहाँ पर ये कथन था। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। ठीक है, और सबसे कम उम्र की अगर हम बात करें कि सबसे कम उम्र में जो है राजनीतिक यहाँ पर जो है कि राजनीतिक अध्यक्ष यानी कि जो है सबसे कम उम्र में जो है अध्यक्ष जो बना था यहाँ पर बना था वो मौलाना आजाद ही बने थे। कौन बने थे? सबसे कम उम्र की अगर बात करें कि कौन अध्यक्ष बने थे तो ये मौलाना आजाद बने थे राजनीति के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना। तो बताइए कि कौन थे? तो महात्मा गांधी की अगर बात करते सत्य और अहिंसा थे। क्या थे? महात्मा गांधी के राम राज्य युगल सिद्धांत जो थे ये सत्य और अहिंसा थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा कायरों का हथियार नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट क्लियर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर यहाँ पर आपको ये बताना है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? बताइए कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय जो है सरकार किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये किया गया था राजा महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, कब किया गया था? तो 1915 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1915 ईस्वी में किया गया था। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने कब किया था? 1915 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में यहाँ पर को बताऊं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि ये कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। और लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये कब किसके द्वारा किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ये कब किया गया था? तो ये 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में यहाँ पर आपको ये बताना है गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जड़ और मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो गंगा के जो दक्षिणी भाग में पुरानी जड़ और मिट्टी है उसको हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के यहाँ पर से। और भारत का जो मुख्य मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या है?
भारत की अगर मुख्य मिट्टी की बात करें, पूछा जाता है कि भारत का मुख्य मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। और वही अगर बात करें कि गंगा द्वारा जो लाया गया मिट्टी होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, तो उसको खादर मिट्टी के नाम से, गंगा के द्वारा जो मिट्टी को लाया जाता है उसको हम खादर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और गंगा के दक्षिणी भाग में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी मिट्टी, उसको हम बांगर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि जो मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण से होता है, तो वो जो है ऑक्साइड के कारण से होते हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ, तो बताइए कि बिहार में जो कोसी परियोजना इसका शुभारंभ कब हुआ, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि कब हुआ, तो ये जो है 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। ऑप्शन नंबर डी इसमें यहाँ पर हो जाएगा। और कोसी परियोजना जो है मार्ग बदलने के लिए काफी फेमस है। ये जो है मार्ग बदलने के लिए, चूंकि इनका जो रास्ता जो है ये हर जगह पर बड़ा जो है वहां पर बेहतरीन तरीके से जो मुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसको मार्ग बदलने के लिए जो है प्रसिद्ध माना जाता है। और साथ में आपको याद रखना है कि बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है, ये किसको, ये कोसी को कहा जाता है। किसको, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। वही अगर हम बंगाल की बात करें कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है, कि जो कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है वहां पर स्थापित किया गया है दामोदर नदी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। बिहार में कोसी परियोजना के निर्माण का श्री गणेश कब हुआ था, तो ये जो 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बताइए कि नागार्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर से हो जाएगा। इससे कुछ बने महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है, इसको भी आपको यहाँ पर जो है ध्यान में कर लेना है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और जवाहर सागर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये चंबल नदी पर बनाया गया है। और राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर आपका बनाया गया है। और उसके बाद बांध सागर परियोजना जो सोन नदी पर बनाया गया है। और गंगा सागर प्रोजेक्ट जो है ये चंबल नदी पर बनाया गया। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना, इसको आप जो है एक बार फिर से इसको रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समूह में से किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, यह बताइए आपको कि इसमें से जो है चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें से यहाँ पर आपको छांटना है कि निम्नलिखित समूह में से किस एक से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। तो यहाँ पर कोलंबिया, केन्या और जो है इंडोनेशिया के द्वारा जो भूमध्य रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 5 के यहाँ पर हो जाएगा। किसके किसके द्वारा, तो यहाँ पर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के द्वारा जो है भूमध्य रेखा क्या होता है कि गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 5 के यहाँ पर हो जाएगा। और भूमध्य रेखा, और एक चीज यहाँ पर ये भी पूछा जाता है, इससे जो है यहाँ पर रिलेटेड एक चीज और पूछा जाता है कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जो है जोड़ती है, यानी भूमध्य सागर और लाल सागर जो है ये किसको जोड़ती है, तो ये सुएज नहर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, ये सुएज नहर को जोड़ा जाता है। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे पूछा जाता है कि सुएज नहर को किसके द्वारा जोड़ा जाता है, तो ये लाल सागर और भूमध्य सागर के द्वारा जोड़ा जाता है। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। ऑप्शन नंबर 20 5 के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित करता है, बताइए कि कौन सी रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा लगती है इसको हम किस रेखा के नाम से जानते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना। तो इसको जो है डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर। और जो मैकमोहन रेखा ये लगता है चीन और जो है भारत के बीच लगता है। और रेड क्लिफ जो है ये लगता है भारत और पाकिस्तान के बीच लगता है। और भारत और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा लगता है उसको हम डूरंट रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डूरंट रेखा। डूरंट रेखा जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच तो लगता ही है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी लगता है। और जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो लगता है वहां पर भी हम क्या कहते हैं, उसको डूरंट रेखा कहते हैं। क्योंकि भारत और पाकिस्तान जो थे ये क्या थे, 1971 तक क्या थे, आपस में मिले हुए थे, जिसके कारण वहां पर पुराना रेखा है तो वहां पर जो है वही नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा लगती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डूरंट रेखा। और पाकिस्तान के साथ लगेगा तो रेड क्लिफ रेखा, और वही चीन के साथ लगेगा तो मैकमोहन रेखा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको बताना कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर बताना है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू जो है ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर के लिए जो राजस्थान में स्थित पर्वतीय माउंट आबू जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 पास के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, नाथुला माउंटेन पास कहाँ पर स्थित है, तो बताइए कि नाथुला माउंटेन पास जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर, सिक्किम के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में जब दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय सैन फ्रांसिस्को का समय, यूएसए का जो समय है वहां पर जो है यूएसए का समय किसके निकट होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है गत दिवस 11:30 बजे होगा। क्या होगा,
गत दिवस का जो है 11:30 PM होगा। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर जो है 20 को टोटल 24 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 20 को टोटल जो है यहाँ पर 24 जोन में बांटा गया है, जिसमें से कि प्रत्येक जोन में क्या होता है कि 15 डिग्री का अंतर होता है। क्या होता है? 15 डिग्री का अंतर। 15 डिग्री जो है यहाँ पर क्या होता है कि 15, चूंकि 5 मिनट के अंतराल में जो है 15 डिग्री का 30 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 5 मिनट के अंतराल में 30 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन वहाँ पर जो है 15 डिग्री का क्या होता है कि हाफ होता है, और 15 डिग्री का क्या होता है कि प्रत्येक जोन में अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर राइट है। और कितने जोन में 20 को बांटा गया है? तो 24 जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी ए स्पष्ट यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, तो बताइए कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपका अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। और भागीरथी एवं अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलने से जो है गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो भागीरथी एवं अलकनंदा देवप्रयाग में मिलने से क्या होती है कि गंगा का निर्माण होता है। और ये कहाँ से? तो उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने उद्गम स्थल में गंगा जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। क्योंकि गंगा जो ये कहीं से निकलती नहीं है, ये जो है क्या होती है कि अपने जब कुछ दूर चलने के बाद ये जो है मिलते जाती है, और जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आकर के गंगा का निर्माण हो जाती है, और वहीं से गंगा का उद्गम भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन रियल में इसका जो कहीं पर उद्गम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर में आपको बताना कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? ये आपको यहाँ पर बताना कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का निर्माण जो किया गया है ये किस नदी पर किया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये जो है दामोदर नदी पर किया गया है। इसके बारे में अभी मैंने तुरंत बताया कि दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का जो है निर्माण किया गया है। तो ये जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये बंगाल में, चूंकि बंगाल का जो दामोदर नदी है ये क्या है? शोक नदी है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि 24 नंबर में 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये आपको यहाँ पर बताना है कि 1902 में जो भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो बताइए कि कहाँ पर? तो ये जो शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? शिव समुद्रम में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर। अच्छा, किस नदी पर किया गया था? तो ये कावेरी नदी पर किया गया था। किस नदी पर? कावेरी नदी पर किया गया था, शिव समुद्रम में। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो बताइए कि गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें पाई जाती है नर्मदा घाटी में, दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, ये दामोदर घाटी एवं सोन घाटी दोनों में पाई जाती है। ये आपको यहाँ पर बताना कि किस घाटी में ये जो है पाई जाती है। तो ये जो है दामोदर घाटी एवं सोन घाटी दोनों में पाई जाती है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो ये जो है आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बस आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए कि महाबलेश्वर जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही है। कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। पाठ भूमि पाई जाती है। तो बताइए कि पाठ भूमि जो है ये जो है पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पाठ भूमि जो है ये पाई जाती है। तो ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ पर पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा के अतिरिक्त क्या है कि विधान परिषद भी है? ये आपको यहाँ पर बताना है कि कितने राज्यों में। तो ये जो है 5 राज्यों में। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? ये आपको यहाँ पर बताना कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी जो है देश जब स्वतंत्र हो गया था उसके बाद भी जो है पुर्तगाल के अधीन जो है कौन सा देश यहाँ पर कौन सा स्टेट जो है भारत का बना रहा था? तो ये गोवा बना रहा था। और गोवा जब बना रहा था तो ये कब भारत में फिर मिलाया गया? तो ये जो 1961 में मिलाया गया। ये डायरेक्ट पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि गोवा जो है कब तक जो है ये जो है भारत के अधीन नहीं था और भारत में कब गोवा को मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1961 में मिलाया गया था, 1961 में मिलाया गया था गोवा को। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो है बाद भी क्या था कि गोवा जो था ये दूसरे के अधीन बना रहा था, दूसरे के कब्जा में था। उसके बाद ये भारत में मिलाया गया और भारत जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत में कब मिलाया गया? 1961 में मिलाया गया था। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य की पुलिस सरकार के अधीन नहीं होती? ये आपको यहाँ पर बताना कि किस राज्य का जो है सरकार की जो है यहाँ पर पुलिस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है। यही यहाँ पर बताना कि राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि हर स्टेट का जो पुलिस जो स्टेट लेवल का जो पुलिस होता है वो क्या होता है कि वो जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, दिल्ली या बिहार या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यूनियन टेरेटरी जो होता है वो क्या होता है कि वो राष्ट्रपति के अंतर्गत कार्य करती है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करती है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? उनका जो वहाँ पर का जो मिलिट्री फोर्सेज या किसी भी प्रकार की या चाहे वो स्टेट पुलिस हो वो क्या होता है कि डायरेक्ट वो जो है सेंट्रल के अंतर्गत आते हैं। तो दिल्ली क्या है कि यूनियन टेरेटरी है। ऑप्शन नंबर 20 5 के यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य नहीं करती है।
तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अनुच्छेद जो है 239, कितना 239 से लेकर के आपका जो है 242 तक जो है ये क्या यूनियन टेरिटरी के बारे में इसमें जो है चर्चा किया गया। कितना से कितना लेकर के 239 से 242 तक के लिए जो संघीय प्रदेश के बारे में चर्चा किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है, बताइए कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर जो है रखा जा सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है, संसद के दोनों में से किसी भी पटल पर रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। देश की किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को होता है। किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है, जिसको कि हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 35 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। बताइए कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी जो है उस सदस्य का सदस्य नहीं हो सकता, उस सदन का जो है वहां पर सदस्य नहीं हो सकता। ये आपको यहाँ पर बताना। तो ये विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हो 280 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आपको देखिए दोनों में से कोई अगर एक याद रहेगा ना कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। या तो फिर अगर आपको ये रहेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ये जो है फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 को में आपको दिया हुआ है 12, तो इस प्रकार से आप इसको नहीं छड़ सकते। तो यहाँ पर देखिए 250 होते हैं राज्यसभा में, जो कुल सदस्य होते हैं 250 होते हैं, जिसमें से राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर जो है 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। एक गैर सदस्य के रूप में कौन संसद के दोनों सदनों की जो गतिविधियों में भाग ले सकता है? बताइए कि एक गैर सदस्य के रूप में कौन सदन के दोनों सदस्यों को दोनों सदनों में गतिविधियों के रूप में जो यहाँ पर भाग ले सकता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन ले सकता है? तो ये महान्यायवादी ले सकता है। कौन ले सकता है? महान्यायवादी ले सकता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये किसके तहत? तो ये जो अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद जो यहाँ पर 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की जो है यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। धन विधेयक की शुरुआत जो है राज्यसभा में नहीं होती है। धन विधेयक की जो है धन विधेयक की जो शुरुआत होती है यहाँ पर दिया हो कि राज्यसभा में होती है, जबकि राज्यसभा में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर जो है ये कहाँ पर अच्छा होता है? तो ये होता है आपका लोकसभा में। कहाँ पर होता है? ये लोकसभा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 पंच के यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पंच हियर आप सभी के सामने यहाँ पर आपको ये बताना है 39 नंबर में कि 39 नंबर में यहाँ पर आपको यहाँ पर 39 नंबर में बताना है राज्यसभा में सदस्यों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो बताइए कि राज्यसभा में सदस्यों की जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए ये कितना वर्ष होना चाहिए, आपको यहाँ पर पूछा। तो राज्यसभा की अगर हम बात करें तो इसमें 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। वही अगर हम लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में कितना होना चाहिए, तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में आपका जो यहाँ पर 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। जबकि राज्यसभा में जो होना चाहिए ये 30 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 वर्ष होना चाहिए। और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होना चाहिए। कितने वर्ष का? सदस्यों का कार्यकाल जो यहाँ पर 6 वर्ष का होना चाहिए। और राज्यसभा जो है क्या है? ये अस्थायी सदस्य। क्या है? अस्थायी सदस्य। ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि राज्यसभा जो है क्या है? अस्थायी सदस्य। जबकि राज्यसभा का अगर गठन की हम बात करें कि राज्यसभा का जो गठन किया जाता है ये जो 80 के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के जो है यहाँ पर अधीन किया जाता है। और राज्यसभा का जो यहाँ पर कार्यकाल जो होता है ये कितने वर्ष का यहाँ पर होते हैं? ये जो 6 वर्ष का होता है। और यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो वर्ष होना चाहिए ये कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? बताइए कि भारतीय संविधान का जो संरक्षक होता है ये कौन होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के यहाँ पर राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद यानी गठन जो किया जाता है ये अनुच्छेद 52 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 52 के तहत जो राष्ट्रपति का गठन किया जाता है। और राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए हो जाए। और राष्ट्रपति चाहे तो किसी के फांसी को जो सजा होती है उसको क्या कर सकता है? विलंब कर सकता है, यानी उसको जो है निरस्त कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए हो जाएगा। इसको भी आपको यहाँ बता रखना, जो लेवल से पूछा जाता है वो जो भी फैक्ट बनते हैं उसको जो प्रत्येक वीडियो हम बोल देते हैं, तो आप जो है इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए यहाँ पर सही हो जाए। नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बताइए किसके लिए हुआ है? तो इसमें से जो है किसी के लिए भी नहीं, उद्देशिका में भाग 3 में नहीं, अनुच्छेद 368 में भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट क्लियर पर से हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये किसी में भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट क्लियर पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। जब आपात की घोषणा में परिवर्तन हो तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये आपको यहाँ पर बता रहा है कि जब आपात की घोषणा होता है तो उस समय क्या होता है कि व्यक्ति का जो मूल अधिकार होता है वो स्वतः क्या होता है कि वो खत्म हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि जब आपात की घोषणा होता है तो परिवर्तन में लोकसभा की अवधि कितनी अवधि से जो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। ये जो 1 वर्ष से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। कितने वर्ष से? 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर, लोकसभा की बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य? तो लोकसभा की जो बैठक के लिए जो न्यूनतम जो है उपस्थिति अनिवार्य है, ये हो जाएगा आपका टोटल से सदस्य का यानी कुल सदस्य का 1/10%। ऑप्शन नंबर 20 पंच यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो बताइए कि भारतीय संविधान जो है इनमें से सर्वाधिक ऋणी किसका, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये जो है 1935 का जो है भारत अधिनियम जो है यहाँ पर ऋणी है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। भारतीय संविधान इनमें से किसका जो है सर्वाधिक ऋणी? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम का जो अधिकतम ऋणी, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफ के प्लेट में काले कागज क्यों ढकते हैं? तो बताइए कि क्यों ढका जाता है फोटोग्राफ के काले कागज पर जो है ये क्यों ढका जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी पूछा जाता है कि जो कैमरे के जो फिल्म पर जो लगा हुआ रहता है वहाँ किस प्रकार का जो है वहाँ पर जो वो जो लगा हुआ रहता है कि यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड लगा हुआ रहता है। तो ये भी पूछा जाता है कि डैश लगा हुआ रहता है वहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr जो वहाँ पर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना, ये साइंस में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफ के प्लेट पर कागज क्यों ढके जाते हैं? तो प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और वहां पर जो है काला कागज प्रकाश के इसके संपर्क को रोकने के लिए ढका जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरह से जो है रीड कर लेंगे कि प्लेस यहाँ पर क्या होता है कि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश के इसके जो संपर्क को रोके रहता है। तो ऑप्शन नंबर स्पष्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ता है। डेसिबल होता है, तो बताइए कि डेसिबल क्या होता है? डेसिबल में हम क्या करते हैं ये आपको यहाँ पर बताना। तो डेसिबल में हम क्या करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है यानी कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है या तो वातावरण में जो उपस्थित ध्वनि होता है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? तो उसको जो है डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 पंच यहाँ पर हो जाएगा। किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक पर पिघली हुई अवस्था में नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना कि क्यों नहीं पिघली हुई अवस्था में, जबकि पृथ्वी के केंद्र पर क्या है कि अधिक तापमान है फिर भी पृथ्वी का जो कोर है वह पिघली हुई अवस्था में नहीं है। ऐसा क्यों है? तो केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को क्या करते हैं? बढ़ा देता है। केंद्र पर जो है अति दाब जो रहने के कारण क्या कहते हैं वो गलन बिंदु को बढ़ा देने का मतलब क्या है कि वहां पर ठोस अवस्था में, जैसे कि आप गैस में क्या करते हैं कि सिलेंडर में गैस रखते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ज्यादा वहां जो है प्रेशर होने के कारण यानी कंपोस्ट जब हो जाता है वहां पर क्या होता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि वहां पर जो है गलन बिंदु पर अति दाब जब वहां बढ़ जाता है क्या होता है? दाब बढ़ जाता है और दाब बढ़ने के कारण वहां पर क्या होता है कि गलन बिंदु बढ़ जाता है, वो गलता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 30। उसी प्रकार से आप मान लेते हैं कि कोई भी बर्फ आप ले लेंगे और बर्फ को अगर आप ढक के या तो किसी तरह से भी उसको अगर दबा के रखेंगे तो उसका भी क्या होता है कि वहां पर गलन बिंदु कम हो जाता है। पूछा जाता है कि जब बर्फ को हम लोग दबा के रखते हैं तो वहां पर क्या होता है उसका गलन बिंदु बढ़ जाएगा या घट जाएगा या इनमें से कोई नहीं अपरिवर्तित रहेगा। तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो गलन बिंदु होता है वो बढ़ जाता है जल्दी से, वो क्या होता है कि गलते नहीं है। तो उसी प्रकार से वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं होती है। इसलिए नहीं होती क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों का गलन बिंदु क्या होता है कि बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना कि खगोलीय एकक क्या, बताइए कि खगोलीय एकक क्या होते हैं? तो खगोलीय एकक जो है पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि जब एक वस्तु को 75 डिग्री कोण पर झुकी हुई समतल दर्पण के मध्य जो है रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है कि जब कोई वस्तु को 75 डिग्री कोण पर झुकी समतल दर्पण के जो है समतल दर्पण के मध्य जो रखा जाता है निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें जो है 3 प्रतिबिंब होंगे 75 डिग्री पर रखने के बाद। कितना प्रतिबिंब होंगे? 3 प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर से हो जाएगा। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं और ये लास्ट नंबर आपके सामने यहाँ पर बताना है कि 15 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए जो आपको यहाँ पर केल्विन में आपको
आपको यहाँ पर बदलना है। तो फ़ारेनहाइट से हमको कहाँ पर जाना है, केल्विन में जाना है, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट से हम कहाँ पर जाएंगे, तो केल्विन में जाएंगे। तो फ़ारेनहाइट से जब हम केल्विन में जाएंगे तो क्या करेंगे, 273 में 5 को हम माइनस करेंगे तो कहाँ हम पहुंच जाएंगे, केल्विन पर तभी हम पहुंचेंगे जबकि 273 में हम 5 डिग्री को क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट को माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 273 में, चलिए हम 5 को अगर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, 258 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल नहीं होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहले समझते हैं हम, अगर आपको सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना रहेगा तो 273 में अगर जितना भी आपको ऐड करना कहेगा तो इसमें आपको ऐड करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी से के क्या है यहाँ पर बड़ा, इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट को रखेंगे तो वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब वहाँ पर अगर आपसे केल्विन से अगर सेल्सियस में आना रहेगा तो वहाँ पर कहेंगे हम घटा के आएंगे। और वहीं आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में आपको बदलना है। तो 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर आप केल्विन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा, डिग्री में दिया रहेगा और आपको फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा, जहाँ का जाना कहाँ है आपको, तो केल्विन में जाना है। अगर इस तरह से अगर पूछा जाए कि सेल्सियस में दिया रहे और केल्विन में अगर जाना रहे तो उसमें क्या करेंगे, 273 में जो भी दिया रहेगा मान उसको हम ऐड करेंगे, और वही अगर केल्विन से हमको आना रहेगा सेल्सियस में तो वहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मान दिया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन आपको अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो वहाँ पर आपको करना क्या है कि F-32 करना है। कितना करना है, F-32/180 करना है और बराबर करना है K-273। कितना करना है, K-273 आपको 100 कर देना है। और इस पर आप अगर मान को अगर पुट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। आप खुद से भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस के लिए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इतने प्रश्न लेकर के आए थे आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक कमेंट शेयर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।